नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक नई दिल्ली में जारी। प्रधानमंत्री ने नवनिर्मित संसद भवन की वीडियो पोस्ट की, लोगों से इसे माई पार्लियामेंट माई प्राइड हैशटैग के साथ साझा करने का आग्रह किया। कर्नाटक में मंत्रिमंडल विस्तार, 24 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने आतंकियों को धन मुहैया कराने के मामले में मध्य प्रदेश में 6 स्थानों पर छापेमारी की। नेपाल के प्रधानमंत्री अगले सप्ताह भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे और मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु का सामना ग्रेगोरिया मारिस्का तुंजंगा से जारी। पुरुष सेमीफाइनल में एचएस प्रणय का मुकाबला क्रिस्टियन एडिनाटा से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। नीति आयोग की शासी परिषद की 8वीं बैठक इस समय नई दिल्ली में चल रही है। इस बैठक में वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में टीम इंडिया की भूमिका पर विचार विमर्श किया जा रहा है। नीति आयोग के अध्यक्ष के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में 7 प्रमुख विषयों पर चर्चा हो रही है। इनमें सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्यमों पर बल देने, बुनियादी ढांचा और निवेश, अनुपालनों की संख्या को कम करने, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और पोषण, कौशल विकास और क्षेत्र विकास तथा सामाजिक अवसंरचना के लिए गतिशक्ति के मुद्दे प्रमुख हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इस बैठक के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की है और अब भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। श्री वैष्णव ने आज नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। सम्मेलन का विषय है 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। सम्मेलन के उद्घाटन के समय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन भी उपस्थित थे। श्री वैष्णव ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हर क्षेत्र में जबरदस्त प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि अब विकास और सामाजिक क्षेत्र संबंधी हर स्कीम के लिए नए तरीके से विचार किया जाता है, जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आया है। श्री वैष्णव ने कहा कि मौजूदा सरकार ने समावेशी विकास, सामाजिक न्याय और गरीबों के सशक्तिकरण पर बल दिया है। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार ने पिछले 9 वर्षों में जन कल्याण के लिए कई उपाय किए हैं। श्री ठाकुर ने यह भी कहा कि सरकार ने गरीबों को 3.5 करोड़ पक्के मकान उपलब्ध कराए हैं, जिससे सरकार की प्रतिबद्धता का पता चलता है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला था, लेकिन अब शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही देखी जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन कल राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये भवन वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है तथा राष्ट्र की प्रगति का गौरवशाली प्रतीक है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस भवन की आंतरिक साज सज्जा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। अत्याधुनिक तकनीक वाले इस भवन में संसद सदस्यों को निर्बाध कनेक्टिविटी मिलेगी और उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। 65,000 वर्ग मीटर क्षेत्र वाला ये परिसर क्षेत्रीय कला, शिल्प और सांस्कृतिक धरोहर की समेकित अभिव्यक्ति है, जिसमें आधुनिक भारत की विविधता और गतिशीलता की झलक समाहित है। नए संसद भवन में लोकसभा में सदस्यों के बैठने की क्षमता बढ़ाकर 888 कर दी गई है। इसकी आंतरिक कलात्मकता राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित है और ये कक्ष शासन तथा सम्मान की भावना को परिलक्षित करता है। राज्यसभा कक्ष में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। समिति कक्षों में व्यवस्थित चर्चा और विचार विमर्श के लिए उन्नत तकनीकों का उपयोग किया गया है। वहीं ज्ञानार्जन के लिए नए संसद भवन में विशाल पुस्तकालय है, जिसका उपयोग संसद सदस्य और शोधकर्ता कर सकेंगे। पर्यावरण अनुकूल होने के कारण इस भवन को प्लेटिनम रेटिंग दी गई है। ये भव्य इमारत राष्ट्र की प्रगति, नई भावना और आशा को एक साथ प्रदर्शित करती है और एक सशक्त, समावेशी तथा समृद्ध भारत की ओर अग्रसर होने का प्रतीक है। भूपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नया संसद भवन प्रत्येक भारतीय को गौरवान्वित करता है। उन्होंने ट्वीट में एक वीडियो साझा किया जिसमें संसद भवन की झलक दिखाई गई है। उन्होंने लोगों से इस वीडियो को हैशटैग के साथ माई पार्लियामेंट माई प्राइड पर साझा करने का अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अपने कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे किए हैं। आकाशवाणी इस अवसर पर सरकार की पहलों के बारे में विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। नव रूपित किसान क्रेडिट कार्ड योजना से किसानों को तो लाभ मिल ही रहा है, साथ ही खेतीहर मजदूरों, पशुपालकों और मत्स्य पालन करने वालों को भी इससे फायदा हो रहा है। कर्नाटक से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। भारतीय बागवानी अनुसंधान के सेवानिवृत्त प्रधान विज्ञानी डॉक्टर बी नारायण स्वामी का कहना है कि किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों और कृषि क्षेत्र को लाभ पहुंचा है। Specific credit requirements under a single window with flexible and simplified procedure contributing a lot to the individual development as well as overall development of our agriculture. विजयनगरा जिला लीड मैनेजर नरेंद्र बाबू का कहना है कि किसान क्रेडिट कार्ड केवल 4% ब्याज पर ऋण दिलवाता है। Under Kisan Credit Card, not only we are giving for the crop cultivation from 2018 for the agricultural laborers, we are giving for the animal husbandry and fisheries. For the prompt payment per annum it is 4%. किसान क्रेडिट कार्ड फसल उगाने और कटाव के बाद आवश्यक खर्चों के लिए ऋण मुहैया करवाता है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल सुबह 11 बजे देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 101वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। कांग्रेस पार्टी ने भी ट्वीट कर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार गठन के एक सप्ताह बाद आज 24 और विधायकों को मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मंत्रियों को पद की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर और मंत्रिमंडल के अन्य सहयोगी उपस्थित थे। इस विस्तार के बाद अब कर्नाटक मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है। आज शपथ लेने वाले मंत्रियों में एच.के. पाटिल, कृष्णा बायरेगौड़ा, डॉक्टर एच.सी. महादेवप्पा, डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल, ईश्वर खांदरे, दिनेश गुड्डूराव, लक्ष्मी हेबालकर, मधु बांगारप्पा और डॉक्टर एम.सी. प्रभाकर प्रमुख हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक वकील के कार्यालय सहित 6 स्थानों पर आतंकियों को धन मुहैया कराने के मामले में छापेमारी की और कई लोगों को हिरासत में लिया। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। दिल्ली और भोपाल से आई दर्जन भर अधिकारियों और करीब 200 पुलिसकर्मियों की एनआईए टीम ने जबलपुर के बड़ी ओमती सहित कई इलाकों में छापेमारी की। एनआईए ने शहर के वरिष्ठ वकील ए उस्मानी और हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक के ठिकानों पर छापे मारे हैं। जानकारी के मुताबिक एनआईए की टीम ने छापेमारी के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकी फंडिंग से जुड़े मामलों में कई लोगों को हिरासत में भी लिया है तथा हथियार सहित संदिग्ध सामग्री भी बरामद की है। फिलहाल इस कार्रवाई पर स्थानीय पुलिस या एनआईए की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। गौरतलब है कि एनआईए ने हाल ही में राज्यव्यापी कार्रवाई करते हुए खंडवा, बड़वानी, सिवनी, भिंड में छापेमारी कर संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त कुछ लोगों को पकड़ा था। आज की छापेमारी को भी उसी जांच से जोड़कर देखा जा रहा है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड 4 दिन की भारत यात्रा पर 31 मई को नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। उनकी ये यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर हो रही है। ये पिछले वर्ष दिसंबर में श्री प्रचंड के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा होगी। पिछले वर्ष श्री मोदी ने नेपाल की यात्रा की थी।
भारत यात्रा के दौरान श्री प्रचंड राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ से मुलाकात करेंगे। वो श्री मोदी के साथ आपसी हित के मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श करेंगे। श्रीलंका की नौसेना के कमांडर वाइस एडमिरल प्रियंता परेरा आज केरल में कन्नूर के एजिमाला में भारतीय नौसेना अकादमी की पासिंग आउट परेड के मुख्य अतिथि होंगे। श्री परेरा भारत की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल से 3 दिन की यात्रा पर पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजीरिया जा रहे हैं। वो 29 मई को नाइजीरिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बोला अहमद तिनुबू के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। श्री सिंह नाइजीरिया के निवर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी से भी मुलाकात करेंगे। कुआलालंपुर में मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पीवी सिंधु का मुकाबला इंडोनेशिया की ग्रेगोरिया मारिस्का तुंजुंग से हो रहा है। क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने चीन की यी यांग झांग को हराया था। वहीं पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में एचएस प्रणय का सामना क्रिस्टियन एडिनाटा से होगा। क्वार्टर फाइनल में प्रणय ने जोनाथन क्रिस्टी को पराजित किया था। हालांकि किदाम्बी श्रीकांत को क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। मौसम विभाग ने कहा है कि अल नीनो की आशंका के बावजूद देश में इस बार मानसून सामान्य रहेगा। इस वर्ष जून से सितंबर के बीच लगभग 96% वर्षा का अनुमान है। आज सुबह दिल्ली में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में आने वाले दिनों में वर्षा का अनुमान है। भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक ग्रास्टी ने कहा है कि आज पूरी दुनिया भारत और अमेरिका की ओर देख रही है और इन दोनों बड़े लोकतांत्रिक देशों के सामरिक संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच अगले महीने की 22 तारीख को अमेरिका में होने वाली मुलाकात और श्री बाइडेन की सितंबर में होने वाली वार्ता में शांति, खुशहाली, पृथ्वी और जनता के मुद्दे प्रमुख होंगे। श्री बाइडेन इस वर्ष सितंबर में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आ सकते हैं। श्री एरिक ने कहा कि अमेरिकी कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं, जिनसे लाखों लोगों को रोजगार मिला है। अमेरिकी संसद के एक प्रमुख सदस्य ग्रेस मेंग ने अमेरिका में दिवाली को सरकारी छुट्टी घोषित करने का विधेयक पेश किया है। अमेरिका में कई समुदायों ने इस विधेयक का स्वागत किया है। श्री मेंग ने प्रतिनिधि सभा में विधेयक पेश करने के बाद संवाददाताओं से कहा कि अमेरिका सहित दुनिया भर में करोड़ों लोगों के लिए दीपावली बहुत मायने रखती है। अमेरिकी सदन से पारित होने पर प्रकाश पर्व अमेरिकी सरकार से मान्यता प्राप्त 12वां अवकाश दिवस होगा। हाल ही में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया की सीनेट में राज्य में दिवाली को छुट्टी घोषित करने का विधेयक पारित हुआ है। तीसरे खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल में कुश्ती की स्पर्धाएं आज से वाराणसी में आईआईटी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मैदान में शुरू हो गई हैं। इसमें देश भर के विश्वविद्यालयों से 140 से अधिक पहलवान हिस्सा ले रहे हैं। कुश्ती की स्पर्धाएं सोमवार तक चलेंगी। उसके बाद 3 जून तक योगासन की स्पर्धाएं होंगी। तैराकी, कबड्डी और बास्केटबॉल की स्पर्धाएं गौतम बुद्ध नगर में आयोजित की जा रही हैं। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल उत्तर प्रदेश में 4 स्थानों गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, लखनऊ और गोरखपुर में आयोजित किए जा रहे हैं। नौकायन की स्पर्धाएं गोरखपुर में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 जून को वाराणसी में समापन समारोह में शामिल होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक नई दिल्ली में जारी। प्रधानमंत्री ने नवनिर्मित संसद भवन की वीडियो पोस्ट की। लोगों से इसे माई पार्लियामेंट माई प्राइड हैशटैग के साथ साझा करने का आग्रह किया। कर्नाटक में मंत्रिमंडल विस्तार, 24 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने आतंकियों को धन मुहैया कराने के मामले में मध्य प्रदेश में 6 स्थानों पर छापेमारी की। नेपाल के प्रधानमंत्री अगले सप्ताह भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे और मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु का सामना ग्रेगोरिया मारिस्का तुंजुंग से जारी। पुरुष सेमीफाइनल में एचएस प्रणय का मुकाबला क्रिस्टियन एडिनाटा से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।